गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं कल के जो हमारा चैप्टर था उसके आगे की ज्ञान के स्रोत के रूप में समाज। कल हमने ये देखा था कि ज्ञान के स्रोत के रूप में जो समाज है वो किस प्रकार से कार्य करता है। समाज की हमने कुछ अर्थ देखा था, समाज की कुछ परिभाषाएं देखी थीं और फिर हमने बात की थी कि समाज जो शब्द है वो किस प्रकार से अस्तित्व में आया। ये हमने विशेषताएं देखी थी। उसके बाद कुछ परिभाषाएं थी जिसको कल डिस्कस किया था। मोरिस जिन्सबर्ग की परिभाषा थी, लिपियर की थी और आपकी एडम स्मिथ वगैरह इन सब की परिभाषा थी जो कल हमने देखी थी। आज हम बात करेंगे भारतीय समाज की प्रकृति की, क्योंकि हम समाज की बात कर रहे हैं तो समाज के प्रकृति क्या है, भारतीय समाज की जो विशेषताएं हैं वो हमने देख ली थी, बट उसकी प्रकृति के बारे में आज बात करते हैं। पहला है अंतःनिर्भर समाज। हमारा जो भारतीय समाज है वो अंतःनिर्भर समाज है। अंतःनिर्भर, एक दूसरे पर निर्भर करने वाला, यानी हमें बाहर कहीं किसी पे निर्भर नहीं करना, वरन कि समाज के सदस्य ही आपस में अपनी आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। हमारे समाज जो प्राचीन काल से ही, वैदिक परंपरा के समय से ही हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा समाज अंतःनिर्भर समाज था। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी जिसमें कि कार्य के आधार पर लोगों को वर्णों में विभक्त किया जाता था और वो लोग इन वर्णों के मतलब जिस वर्ण के होते थे इस कार्य को करते थे। तो हर वर्ण एक अपने कार्य को करते हुए और अन्य कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर करता था। उदाहरण स्वरूप कुछ वर्ण ऐसे थे या कुछ वर्ग जो थे वो ये इस कार्य को करते थे कि वो देश की सेवा करें। कुछ वर्ग ऐसे थे जो कि साहूकार का या व्यापारी का काम करते थे। कुछ लोग ऐसे थे जो कि सभी को सेवाएं प्रदान करने का कार्य करते थे। तो जो सेवाएं प्रदान करने वाले हैं और जो देश की रक्षा करने वाले हैं आपस में एक दूसरे पे निर्भर थे, क्योंकि जो व्यक्ति सेना में कार्य कर रहा है वो अपने घर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं अन्य समाज पर निर्भर करेगा। तो जो सेवा करने वाला है वो कहीं ना कहीं राजा से अपनी सुरक्षा चाहेगा। तो एक दूसरे पे इस प्रकार से अंतर्निर्भरता थी और यह अंतर्निर्भरता आज भी हमें देखने को मिलती है। आज भी हम देखते हैं कि हमारे समाज में जो कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी वो अब जन्म के आधार पर हो चुकी है, परंतु कहीं ना कहीं हम एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। मोची जो जूते सिलता है उस पर हम सब निर्भर करते हैं, दर्जी जो कपड़े सिलता है उस पर हम निर्भर करते हैं, खेती करने वाला कृषक जो है उस पर हम निर्भर करते हैं अपने खाने के लिए, अपने अन्य आवश्यकताओं के लिए। तो कुल मिला के जो जितना भी समाज है वो अपनी आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर करता है। दूसरी जो विशेषता है वो है अमूर्त समाज। यह हम कल भी समाज के अर्थ की हम बात करें तो मैंने आपसे कहा था कि समाज का हम एक स्पेसिफिक दायरा नहीं बांध सकते। हम एक स्पेसिफिक एरिया को हम लोकेट करके ये नहीं कह सकते ये एक समाज है, क्योंकि समाज जैसे जैसे हम अपने क्षेत्र को बढ़ाते जाते हैं उस क्षेत्र विशेष में उस समाज विशेष की विशेषताएं बदलती चली जाती हैं। तो हम एक स्पेसिफिक होकर के एक लकीर खींच करके ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो समाज है ये एक प्रकार का है, ये जो समाज है दूसरे प्रकार का है। और कुल मिला के हम ये बात करें कि क्या समाज नाम की कोई चीज़ हमें दृश्य है, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हम सब व्यक्तिगत रूप से अलग अलग हैं और हम सब एक परिवार में रहते हैं और वो परिवार कहीं ना कहीं इस जो जिस भी जगह हम रहते हैं, जिस भी मोहल्ले में, जिस भी नगर में हम रहते हैं उसका अंग है। तो समाज नाम का कोई व्यक्ति हमें नहीं देखने को मिलता है। तो समाज कैसा है? अमूर्त है, क्योंकि अदृश्य है, निराकार है, इसको देखा नहीं जा सकता। और जो समाज की जितनी भी व्यवस्था है उस व्यवस्था को हम समझ सकते हैं और वो व्यवस्था इतनी जटिल है कि उसे समझना भी एक आसान कार्य नहीं है।
तो समाज में जो सामाजिक संबंध हैं, जो उस व्यवस्था को बनाए रखते हैं, जो उस समाज को बनाने में सहयोग देते हैं, वो महत्वपूर्ण है। और अगर हम बात करें समाज नाम की किसी चीज़ की, तो वो हम स्पेसिफिक होके नहीं कह सकते हैं। इसलिए हम ये कहेंगे कि समाज कैसा है, भारतीय समाज कैसा है, अमूर्त है। उसको हम विशेषताओं के आधार पर कैटेगराइज तो कर सकते हैं, परंतु हम वो कैटेगराइजेशंस एरिया वाइज या एक लकीर खींच करके नहीं कर सकते हैं। अमूर्त समाज है। तीसरी बात, सहयोग व संघर्ष दोनों ही हमारे समाज में सम्मिलित रहे हैं। जब हम अपने समाज में अपने साथियों के साथ रहते हैं तो हम सहयोग की प्रवृत्ति का कार्य करते हैं, परंतु जब समाज पर बाह्य लोगों का हस्तक्षेप होता है या बाह्य लोगों के कारण हमारे हितों का पर आँच आती है, तो हम वहाँ पे संघर्ष भी करते हैं। तो भारतीय समाज इसी प्रकार से बना है कि आपस में सहयोग करते हुए बाह्य जो भी हमारे देश पर जिन भी लोगों ने आक्रमण किया, उनके खिलाफ हम सब ने संघर्ष भी किया है, चाहे वो संघर्ष तुर्कों का हो, मुगलों का हो या अन्य लोगों का हो। तो हमारे समाज की विशेषता है कि यहाँ सहयोग के साथ साथ संघर्ष भी देखने को मिलता है, और इन सहयोग और संघर्ष की भावना ने ही हमारे समाज को विभिन्न धर्म, विभिन्न जातियों, विभिन्न वर्गों में आज भी बनाए हुए रखा है। नेक्स्ट जो विशेषता है, समरूपता और भिन्नता वाला समाज। हमारा जो समाज है वो कई मायनों में समरूपता रखता है, यानी एक सी विशेषताएं रखता है, और कई चीज़ों को लेकर के भिन्नता रखता है। जैसे हम बात कर सकते हैं खान पान की, जैसे हम बात कर सकते हैं पहनावे की, जैसे हम बात कर सकते हैं विचारों की, हम बात कर सकते हैं किसी क्षेत्र विशेष के भौतिक परिवेश की। तो हम ये देखते हैं कि हमारे समाज में बहुत सारी चीज़ों को लेकर के समरूपता है और बहुत सारी चीज़ों को लेकर भिन्नता है। और इसी आधार पे आप बहुत शुरू से पढ़ते भी आए होंगे कि भारतीय समाज कैसा है, कि उसमें भिन्नता है, उसके बावजूद भी एकता हमें देखने को मिलती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने अपने प्रांत से है, हर एक व्यक्ति की बोली भाषा अलग है, परंतु फिर भी हम सब एक समरूपता के रूप में या एक रूपता के रूप में एक ही देश के नागरिक होने के नाते एक डोर में बंधे हुए हैं। तो इसी प्रकार हमारा समाज है। हमारे समाज में बहुत सारी भिन्नताएं होने के बावजूद भी हम अपने समाज से जुड़े रहते हैं। भारतीय समाज की जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को अपने अंदर समाहित करते हैं और अपने जीवन को उस समाज के अनुसार ढालने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है सामान्य सामाजिक विरासत। हम सबकी एक सामान्य सामाजिक विरासत है। हम सबकी संस्कृति और हम सबकी सभ्यता कहीं ना कहीं एक ही दायरे में या एक ही श्रृंखला में श्रृंखलाबद्ध है, और हम अपनी उस परंपराओं से, अपने उन मूल्यों से अपने आप को छुड़ा नहीं पाते हैं, और वरन हम पीढ़ी दर पीढ़ी इसको हस्तांतरित करते हैं, इसको प्रसारित करते हैं। तो हमारे समाज में जो सामाजिक विरासत है वो कुछ संशोधनों के साथ आज तक बनी हुई हैं, और उन सामाजिक विरासतों को हम सब उनकी अनुपालना करते हैं, हम सब उनका अंग बनते हैं। अगर हम बात करें भारतीय समाज के संदर्भ में, तो हम देखेंगे कि भारतीय समाज में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका कि जैसे जैसे समय बदलता है, जैसे हम बात करें प्रांतीय जो भिन्नता है, या हम बात करें भाषाई भिन्नता है, ये सब कहीं ना कहीं कभी बहुत ज़्यादा जोर पकड़ा इन चीज़ों ने, कभी इन चीज़ों ने धीरे धीरे इनका विलोपन हमने देखा है। तो जहाँ हम आधुनिकता की बात करते हैं तो हम ये देखेंगे भारतीय समाज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज के संदर्भ में उतने मायने नहीं रखती हैं जो कि पहले कभी रखा करती थी। हम बात करें अधिकारों की, हम बात करें जो हमारे समाज के दलित वर्ग हैं उनकी, तो कहीं ना कहीं समाज में जितनी भी ये जो कमियां थीं, जितनी भी वो प्रथाएं थीं, जिन प्रथाओं के कारण से लोगों को छुआछूत था या लोगों से अलग
भेदभाव किया जाता था, उन सब का भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं बहिष्कार हुआ है, कहीं ना कहीं हमने उन सब चीज़ों को भी पीछे छुड़ा है। तो भारतीय समाज की कुछ विशेषताएं हैं और उसकी कुछ प्रकृति है, कुछ विशेषताएं हैं, साथ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित तो हुई हैं, परंतु बहुत सारे संशोधनों के बाद हुई हैं और उन चीज़ों में निरंतर बदलाव आ रहा है, जिसके कारण से कि समाज अपनी प्रगति की ओर अग्रसर है और समाज में वो परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। पहले जैसे हम अपने रीति रिवाज तीज त्योहारों को बनाते थे, आज के संदर्भ में उनमें भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदलती हैं, समाज में होने वाली गतिविधियों में भी हमें भिन्नता देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे विद्यालय और समाज के बीच में संबंध क्या है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ज्ञान के स्रोत के रूप में समाज क्या योगदान देता है ज्ञान की प्राप्ति के लिए। हमने पहले पढ़ा है ज्ञान अपने आप में व्यापक है। जो हम विद्यालय शिक्षा की बात करते हैं वो संकुचित है। ज्ञान अपने आप में किसी सीमा को नहीं मानता है, ज्ञान अपने आप में किसी क्षेत्र विशेष को नहीं मानता है। तो ऐसे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए समाज कैसे योगदान देता है, ज्ञान समाज का क्या रोल रहता है जिससे कि ज्ञान को प्राप्त किया जा सके। तो पहले जो बात करेंगे, हम बात करेंगे समाज का शिक्षा पर प्रभाव और दूसरा हम बात करेंगे कि शिक्षा का समाज पर प्रभाव। जो हमारा समाज है वो निर्धारित करता है कि उसके बालकों का शारीरिक विकास कैसा हो। वो निर्धारित करता है कि उसके बालकों को किस प्रकार का खाना दिया जाए, उसके बालकों को किस प्रकार की व्यवस्था करी जाए जिससे कि वहाँ के बालकों का विकास सही से हो। चाहे वो हम बात करें शारीरिक विकास की, हम बात करें मानसिक विकास की, सामाजिक विकास की। बालक का विकास करना शिक्षा का दायित्व है, परंतु दिशा दिखाना समाज का दायित्व है। हम बात करें स्कूल में मिड डे मील की। स्कूल में जो मिड डे मील है वो हमारे समाज की ही देन है, क्योंकि हमारे समाज में देखा गया या हमारे समाज में पाया गया कि जो ऐसे वर्ग हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जहाँ पर कि बच्चों को माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, कुपोषण की प्रॉब्लम है। इन बच्चों के लिए सरकार क्या कर सकती है? तो सरकार ने अपने स्तर पे जो सरकारी स्कूल हैं उनमें मिड डे मील का प्रोविज़न रखा और उस प्रोविज़न के तहत क्या प्रयास किया है समाज ने कि शिक्षा के द्वारा बालकों का शारीरिक विकास किया जाए। इसमें हम खेल कूदों को भी सम्मिलित कर सकते हैं। इसमें हम बच्चों को जो उनके स्कूल में जो भी इवेंट्स होते हैं या जो स्कूल इंटर स्कूल लेवल पे होते हैं, इंटर बोर्ड लेवल पे होते हैं, वो सारी चीज़ों को हम खेल कूदों को और ऐसी सारी चीज़ों को जिनसे कि बच्चों का शारीरिक विकास होता है उनको हम सम्मिलित कर सकते हैं। चाहे वो व्यायाम की बात हो, चाहे वो योगा की बात हो, वो सारी चीज़ें समाज के द्वारा स्थापित हैं जिनको कि स्कूल पूर्ण करता है। मानसिक विकास, बच्चों का मानसिक विकास करना ही शिक्षा का सबसे प्रथम दायित्व है, क्योंकि हमें बच्चों को मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से उस श्रेष्ठता को प्रदान करना है जिस श्रेष्ठता को लेकर के वो अपने समाज में अपने आप को स्थापित कर सकें। जैसे जैसे बालकों का मानसिक स्तर बढ़ेगा, वैसे वैसे समाज का भी मानसिक स्तर बढ़ेगा। तो समाज चाहता है कि हम अपने बालकों को इस प्रकार का मानसिकता प्रदान करें कि वो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए योगदान दे सकें। तो समाज ये निर्धारित करता है कि शिक्षा के द्वारा किस प्रकार का मानसिक विकास बालकों का किया जाना चाहिए। जैसे बालकों को क्या क्या विषय पढ़ाए जाने चाहिए, बालकों को जो विषय हैं उन विषयों के अतिरिक्त और क्या क्या पाठ्यगामी क्रियाएं प्रदान करनी चाहिए और कौन कौन से इनके कॉम्पिटिशन्स किए जा सकते हैं जिसके द्वारा कि इनका मानसिक विकास हो सके। जैसे कि हम बात कर सकते हैं निबंध लेखन की, कहानी लेखन की, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं चित्रकारिता की। तो ये सब क्या है, ये सब वो सारे तरीके हैं जिनके द्वारा कि हम पढ़ाई या विषयों के अतिरिक्त हम बालकों का मानसिक विकास कर सकें। नेक्स्ट बात करें सामाजिक विकास की। समाज के में रहते हुए सामाजिक विकास बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि हम सब समाज के अंग हैं। हम में से कोई भी समाज के बिना नहीं रह सकता है। हमें आसपास अपने वो लोग चाहिए जिनके द्वारा हम अपने भावों की अभिव्यक्ति करके अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। हम कहीं ना कहीं अपने विचारों की भी लोगों के द्वारा एक उनको उन विचारों को एक एक स्वीकृति चाहते हैं, उन विचारों की एक स्वीकृति चाहते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो सही प्रकार से सोच रहे हैं। तो हम अपने जो समाज है उस समाज में रहते हुए अपने आप की स्वीकृति प्राप्त करना चाहते हैं, और ये सब विकास कर सकते हैं हम शिक्षा के द्वारा। जब बच्चा विभिन्न प्रकार के परिवेशों से आता है और विभिन्न प्रकार के परिवेशों में आने पर वो विभिन्न प्रकार के अन्य परिवेशों के बालकों के साथ जब व्यवहार करता है, अपने आप को एडजस्ट करता है, कभी किसी बच्चे के द्वारा उसको हानि पहुंचाई जाती है और वो किस प्रकार से शिकायत करता है, उसे सुना जाता है। वो सारी गतिविधियाँ, एक छोटी छोटी गतिविधियाँ जिनको हम शायद नज़रअंदाज करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक विकास को दिशा देती हैं, सामाजिक विकास का हमारा मार्ग प्रशस्त करती हैं। नेक्स्ट है हमारा सांस्कृतिक विकास। समाज के द्वारा बालक का जो सांस्कृतिक विकास है वो भी किया जाता है। जब विभिन्न परिवेश से बालक आते हैं पढ़ने के लिए, वो अन्य परिवेश के बालकों से जब इंटरेक्ट करते हैं तो हम अपने संस्कृतियों का आदान प्रदान करते हैं। हम जानते हैं कि दूसरे धर्म के अंतर्गत किस प्रकार से तीज त्योहारों को मनाया जाता है, दूसरे धर्म के अंतर्गत किस प्रकार से किसी भगवान को माना जाता है, और वो किस प्रकार से अपने परिवेश में या उनका किस प्रकार का वातावरण होता है, उनके घर में हमारे घर से क्या भिन्नताएं मिलती हैं, चाहे वो भिन्नता खान पान की हो, चाहे वो भिन्नता पहनने ओढ़ने की है। तो समाज क्या कर रहा है कि जो बालक है उसका सांस्कृतिक विकास करने का प्रयास कर रहा है, और ऐसे में समाज ये बताता है कि हमें जो सांस्कृतिक विकास करना है वो सकारात्मक रूप में करना है। हमें बच्चे में ये भावना का विकास नहीं करना है कि उसकी संस्कृति श्रेष्ठ है, वरन उसमें वसुधैव कुटुम्बकम की भावना का विकास करना है। सभी लोग एक समान हैं, सभी लोगों के अपने धर्म हैं, अपने मत हैं, उन सबका आदर करना चाहिए। उन सबको आदर करते हुए हमें अपने मत को किस प्रकार से उसका पालना करनी चाहिए, इन सारी बातों के लिए समाज शिक्षा का सहारा लेता है। राजनीतिक विकास। जब कोई समाज है, उस समाज के चलने में, उस समाज के एग्जिस्टेंस में कहीं ना कहीं वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कारगर होती है। जब राजनीति सही प्रकार से होगी, यानी कि जो पॉलिटिकल जो लोग हैं वो वर्चस्व की स्थापना न समझ करके वो सेवा की भावना को लेते हुए और ये प्रयास करेंगे कि हमारे देश का, हमारे समाज की जो चीज़ें हैं वो सबके सामने आए, तो हम अपने समाज का विकास करेंगे और बालकों में भी अच्छे नागरिकता के गुणों का विकास कर सकेंगे। बालकों को एक अच्छा बच्चा बनने में, एक अच्छा योग्य इंसान बनने में भी सहयोग देंगी। तो हमारा जो राजनीतिक जो विकास है वो भी कहीं ना कहीं समाज के द्वारा दिशा निर्देशित होता है कि समाज में किस प्रकार का राजनीतिक विकास चाहिए। आर्थिक विकास। बालक जब विद्यालय पढ़ता है या बालक जब जिस समाज में भी रहता है, उस समाज में रहते हुए उस समाज के आर्थिक गतिविधियों में संलग्न होना उसे आवश्यक होता है। बिना आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हुए वो अपने स्वयं के जीविकोपार्जन को नहीं प्राप्त कर सकता और न ही अपने जो घर परिवार के लोग हैं उनका भी जीविकोपार्जन कर सकता है। तो समाज भी उस आर्थिक विकास को भी दिशा प्रदान करती है कि हमें अपने बालक किस प्रकार से चाहिए। जैसे हमें चाहिए बालक की टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत कहीं ना कहीं उतना साउंड नहीं है जितना कि और देश हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे जो देश के बालक हैं वो टेक्नोलॉजी में आगे आएँ। अभी जैसे आप देखिए कोरोना के कारण से क्या महसूस किया गया कि डॉक्टर्स होने चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स की कमी है, तो इस कारण से अवेयरनेस कम है और इस कारण से जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। तो समाज ने क्या एक दिशा दी, समाज ने दिशा दी डॉक्टर्स का होना ज़रूरी है, समाज ने दिशा दी टेक्नोलॉजी का होना ज़रूरी है। क्यों नहीं वैक्सीनेशन हो पाया अभी तक, क्यों नहीं अभी तक कोई भी संस्था या कोई भी
ग्रुप आगे आ पाया इसके इलाज के रूप में। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम की भी बात कर सकते हैं हम, कहीं ना कहीं बात कर सकते हैं मेडिकल सिस्टम की, कहीं ना कहीं बात कर सकते हैं टेक्निकल सिस्टम की। कोई कोई कमियां हैं, उन कमियों को हमें पूरा करना है। तो आर्थिक विकास यानी कि जब समाज तय कर रहा है कि किस दिशा में देश को लेके जाना है और शिक्षा के द्वारा हम उसी दिशा में बच्चों को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो ये कहलाएगा हमारा समाज के द्वारा जो शिक्षा पर ये प्रभाव है कि शिक्षा ऐसी हो जो कि बालक का आर्थिक विकास कर सके, नैतिक व चारित्रिक विकास। समाज ही ये निर्धारित करती है कि उसके बालकों का नैतिक और चारित्रिक विकास किस प्रकार से किया जाए, क्योंकि जब बालक अपने नैतिक और चारित्रिक विकास को प्राप्त करेंगे तो नेचुरल बात है वो समाज के लिए हितकारी होंगे, वो कहीं ना कहीं उस समाज के को योगदान देंगे। ये कब होगा? जब बच्चे अच्छी पुस्तकों को पढ़ेंगे, जब बच्चे अच्छे लोगों को अनुकरण करेंगे, जब बच्चे अपने देश के इतिहास को जानेंगे, अपने देश के महापुरुषों को जानेंगे, तो बालकों का नैतिक और चारित्रिक विकास होगा। तो प्रयास ये किया जाता है समाज के द्वारा कि समाज में जिस प्रकार का नैतिक विकास चाह रहा है, जिस प्रकार के बालकों को बनाना चाह रहा है, वह अपनी शिक्षा में उन सारी चीज़ों को, उन सारी गतिविधियों को शामिल करे जिनसे कि बालकों का नैतिक और चारित्रिक विकास संभव हो सके। और लास्ट है आपका व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व विकास में ये सारे विकास शामिल हो जाएंगे, बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, यानी कि हमें कुल मिला के एक ऐसा बच्चा तैयार करना है, या हम समाज के द्वारा हम ऐसे बच्चे को तैयार करना चाह रहे हैं जिस शिक्षा के माध्यम से कि जो बच्चा अपने आप में पूर्ण हो, जो बच्चा अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो, जो बच्चा अपने जीवन के साथ साथ अपने जो आसपास का जो वातावरण है उसमें भी सहयोग प्रदान कर सके। तो हमें ऐसे व्यक्तित्व का विकास चाहिए, व्यक्तित्व वाला बालक चाहिए। तो हमें क्या करना है कि बालक के व्यक्तित्व का विकास करना है, जिससे कि वह समाज में योग्य नागरिक बन के अपने आप को स्थापित कर सके। तो ये बात हुई समाज का शिक्षा पर प्रभाव। जैसे जैसे समाज कहता जाएगा, इन सब परिप्रेक्ष्यों में शिक्षा उसी प्रकार से कार्य करती जाएगी। नेक्स्ट जो बात है वो है शिक्षा का समाज पर प्रभाव, यानी शिक्षा किस प्रकार से समाज पर प्रभाव देती है। शिक्षा कहीं ना कहीं बालक के सामाजिक समायोजन में सहायक होती है, क्योंकि शिक्षा में जब बच्चा विद्यालय आता है शिक्षा के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, तो वो बहुत सारे अपने वातावरण को साथ लेकर के आता है। और जब वो अपने वातावरण को साथ लेकर के आता है और वो अपने ही बगल में बैठे हुए दूसरे बच्चे से जब इंटरेक्ट करता है और वो बच्चा अपने सामाजिक वातावरण को साथ लेके आता है, तो ना सिर्फ दो बालक आपस में अंतर्क्रिया कर रहे होते हैं, वरन दो सामाजिक वातावरण इंटरेक्ट करते हैं। कुछ चीज़ें हम दूसरे से सीखते हैं, तो कुछ चीज़ें हम दूसरे को सिखा भी पाते हैं। तो बालक का सामाजिक समायोजन होता है। बालक का सामाजिक समायोजन सिर्फ उसी बालक के साथ नहीं होगा जो उसके साथ बैठा है, वरन क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनसे होगा, स्कूल में जितने भी बच्चे हैं उनसे होगा। क्योंकि जब वो स्कूल में एंटर करता है तो एकदम से अपनी क्लास में नहीं जाता है, वो बहुत सारे अन्य क्लासेस के जो बच्चे हैं, चाहे उनसे बड़े हैं चाहे उनसे छोटे हैं, उनसे इंटरेक्ट करता है, किसी से टकराता है, किसी के साथ उसको कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, किसी के साथ वो अच्छे व्यवहार में आ सकता है। तो ये सारा जो भी इंटरेक्शन बच्चा अपने घर से निकलने के बाद, विद्यालय के परिसर में आने के बाद अपने हम उम्र के बच्चे या उनसे बड़े बच्चों के साथ करता है। तो शिक्षा क्या कर रही है? शिक्षा बच्चे का सामाजिक समायोजन करती है उस समय पे। दूसरी बात जो है सामाजिक विरासत का संरक्षण। शिक्षा के द्वारा समाज की जो सामाजिक विरासत है उनका संरक्षण किया जाता है। जब बच्चा अपने तीज त्योहारों को तो अपने घर पे मनाता ही है, परंतु साथ में उन्हीं तीज त्योहारों को वो अपने सहपाठियों के साथ मनाता है, अन्य सहपाठियों के तीज त्योहार भी वो उनके साथ अपने विद्यालय में मनाता है। तो वो धीरे धीरे जो सामाजिक विरासत है उसका संरक्षण करते हैं, यानी वो आने वाली अपनी पीढ़ियों को भी बता सकते हैं कि हमारे इस प्रकार से इस त्यौहार को, इस फेस्टिवल को हम इस प्रकार से मनाते हैं, इसके बजाने का औचित्य ये है। जब वो खुद सीखेगा तभी वो दूसरों को सिखाएगा। तो शिक्षा के द्वारा जो समाज की जो विरासतें हैं उनका संरक्षण किया जाता है विद्यालयों में।
नेक्स्ट है समाज पर नियंत्रण और एवं उसमें सुधार। जो शिक्षा है वो समाज पर नियंत्रण करती है और समाज में सुधार भी करती है। समाज में नियंत्रण कैसे, कि जब समाज में कुछ गलत कुरीतियाँ आ जाती हैं, कुछ गलत प्रथाएं आ जाती हैं, तो उनको हटाने का प्रयास या उनके प्रति लोगों को सजग करने का कार्य शिक्षा करती है और उसमें सुधार भी करती है। किस प्रकार से हमें सुधारना चाहिए, जैसे हम बात करें स्त्री शिक्षा की, समाज में ये था कि महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाना चाहिए, महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित हैं। तो ये जो सोच थी, ये जो सामाजिक संरचना या हमने कहे समाज में जो एक विचारधारा थी, वो इस प्रकार की बन गई थी कि महिलाएं जिसके कारण से आगे नहीं आ पा रही थी। तो धीरे धीरे शिक्षा के द्वारा क्या किया गया, उसमें सुधार किया गया। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि आज भी सुधार की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें तो हमें रेशियो ठीक ठाक मिल जाता है मेल फीमेल का, गर्ल्स बॉयज़ का, बट जो ग्रामीण इलाके हैं उसमें हमें आज भी देखने को नहीं मिलता। तो समाज शिक्षा जो है वो समाज पर समाज की जो गलत आदतें हैं या गलत परंपराएं हैं उनका नियंत्रण करती है और उनमें सुधार का कार्य करती है। नेक्स्ट जो बात है, सामाजिक संरचना और आदर्शों पर प्रभाव। जो समाज की संरचना है, जो समाज में हमारे एक चीज़ इस्टेब्लिश हो गई, चाहे हम बात करें आर्थिक आधार पे, चाहे हम बात करें कार्य आधार पे, एक सामाजिक संरचना है कि हम ये बड़ा है, ये छोटा है, धन के आधार पे हम बात कर सकते हैं, हम पोस्ट के आधार पे बात कर सकते हैं। तो जो सामाजिक संरचना है उसको और उसके जो समाज की आदर्श हैं उनका पर भी शिक्षा का कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। शिक्षा हमें सिखाती है कि हर इंसान बराबर है, बावजूद इसके कि वो किसी भी पोस्ट को होल्ड कर रहा हो, क्योंकि हम सब में इंसानियत सबसे ऊपर है, हम सब में मानवता सबसे ऊपर होनी चाहिए। तो हमारे से जो सामाजिक संरचना है उस प्रकार की होनी चाहिए कि वहाँ पे छोटा बड़ा या अमीर गरीब के आधार पे नहीं, हमें आपस में एक समाज के सदस्य होने के नाते एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे के साथ रहते हुए एक दूसरे की भावनाओं का कदर करनी चाहिए। तो जो सामाजिक संरचना है और जो सामाजिक आदर्श हैं उन पर भी शिक्षा का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट जो बात है, सामाजिक परिवर्तन पर प्रभाव। समाज में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे जैसे चीज़ें बदलती रहती हैं हमारे आसपास, वैसे वैसे ही समाज में भी परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन शिक्षा के द्वारा और तीव्र गति से हो जाते हैं, क्योंकि समाज कुछ परिवर्तनों को बहुत जल्दी स्वीकार नहीं कर पाती है, परंतु जब शिक्षा उस चीज़ में आती है, जैसे हम बात करें दहेज प्रथा की, तो हम धीरे धीरे बच्चों को तैयार कर सकते हैं इस चीज़ के लिए कि वो दहेज के बिना अपने विवाह को करने का जिम्मा लें या अपने विवाह को करें। तो इससे क्या है कि शिक्षा के द्वारा जो सामाजिक परिवर्तन है वो संभव है। और ये जब सभी समाज के या सभी जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं बालक, वो सभी इस परिवर्तन को जब स्वीकार कर लेंगे तो नेचुरल बात है कि समाज में परिवर्तन हो जाएगा। तो शिक्षा के द्वारा हम समाज में परिवर्तन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात है सामाजिक विचारधारा पर प्रभाव। इस समाज में, भारतीय समाज में बहुत सारी विचारधाराएँ हैं। विचारधाराएँ हर एक पक्ष को लेकर के, चाहे वो हम भौतिकता की बात करें, चाहे हम आध्यात्मिकता की बात करें, चाहे हम किन्हीं अन्य क्षेत्रों की बात करें, तो जिस भी क्षेत्र पे हम बहस करने बैठे या जिस भी क्षेत्र पे हम एक चर्चा करने बैठे हैं, तो हम ये देखेंगे हर क्षेत्र पे हर किसी के विचारधाराएं अलग अलग हैं। तो हमारी जो शिक्षा है वो इस विचारधारा पर भी कहीं ना कहीं अंकुश लगाती है। वो ये प्रयास करती है देखने का कि जो हमारे समाज में जो भी विचारधारा व्याप्त है, क्या वह विचारधारा समाज के हित में है कि नहीं। अगर यदि उस विचारधारा समाज के हित में नहीं है तो शिक्षा के द्वारा हमें उस विचारधारा का अपोज करना चाहिए, उस विचारधारा को हटाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि हमारे जो बच्चे सामने आए वो अच्छी विचारधारा को लेकर के आएँ और वो अपना विकास कर सकें। क्योंकि जब बच्चे अच्छी विचारधारा को लेकर आएंगे तो समाज का विकास होना अवश्यंभावी है। नेक्स्ट बात है समाज का आर्थिक विकास। हमारा जो समाज है वो उसमें
जो शिक्षा है वो चाहेगी कि समाज का विकास हो, वो आर्थिक विकास हो, क्योंकि जब तक किसी भी देश का आर्थिक संबलता नहीं मिलेगी तब तक संपन्नता नहीं होगी। तो आर्थिक रूप से सभी को संबल बनाना, आर्थिक रूप से सभी को आत्मनिर्भर बनाना, ये भी एक शिक्षा का उद्देश्य है। और शिक्षा समाज के इस उद्देश्य में उसका सहयोग करती है, क्योंकि जब आर्थिक विकास होगा तभी हम सब का विकास संभव होगा। नेक्स्ट लास्ट बात है राजनीतिक विचारधारा का विकास। जो भी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य हो या जो भी राजनीतिक दल किसी भी देश में कार्य कर रहे हो, वो राजनीतिक दल बहुत हद तक उस देश की व्यवस्था को बनाने व बिगाड़ने का कार्य करते हैं। आप उदाहरण देख लीजिए, भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो दो मुख्य दल हैं जो हमारे देश की बागडोर को संभालते हैं, जैसे जैसे दल बदलते हैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी तथ्यों के संदर्भ में विचारधारा में परिवर्तन आता है, और उस विचारधारा के, उस राजनीतिक विचारधारा के कारण से उस समाज में भी परिवर्तन आता है। जैसे हम बात कर सकते हैं, कुछ दल ऐसे हैं, कुछ राजनीतिक विचारधाराएँ ऐसी हैं जो कि जातिवाद को बढ़ावा देती हैं, कुछ विचारधाराएँ ऐसी हैं जो नहीं देती हैं, कुछ विचारधाराएँ ऐसी हैं जो कि येन केन प्रकृति अपने आप को सत्ता में रखने का प्रयास करती हैं, जबकि उनके जो सदस्य हैं वो गलत होते हैं। जो ऐसे भी सदस्य हैं जो समाज के विरोध में कार्य कर रहे हैं या सामाजिक रूप से अच्छी छवि नहीं रख रहे हैं, परंतु जो हमारा समाज है वो, या हमारी जो शिक्षा, हमारा समाज है वो इसको स्वीकार कर रहा है, परंतु जब अगर हमारी शिक्षा इस चीज़ को अपने उसमें संज्ञान में ले और इस बात के लिए बच्चों को तैयार कर दे कि ऐसे लोगों को वोट ना दिया जाए जिनकी की सामाजिक छवि सही नहीं है, तो नेचुरल बात है कि राजनीतिक विचारधारा में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और शिक्षा समाज को एक नया आयाम या नई दिशा दे सकेगी, उसी प्रकार से जिस प्रकार से कि समाज शिक्षा को दिशा प्रदान करता है। तो हम ये दोनों ही रूप में कह सकते हैं कि जहाँ तक बात है कि शिक्षा समाज पर प्रभाव करती है, तो उसी प्रकार से समाज भी शिक्षा पर प्रभाव डालता है, और दोनों ही आपस में एक दूसरे को लेकर के चलें, जिससे कि शिक्षा और समाज दोनों का विकास हो सके। थैंक यू।